मेरा नाम मनोज है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक ट्रक चालक रहता था। उसकी जिंदगी आम लोगों की तरह ही थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। शराब पीने की आदत। शराब के कारण उसके जीवन का दिशा बदल गया और अब वो उसके जाल में पूरी तरह फंस गया था। एक दिन जब उसका ट्रक शराब के डिब्बों से भरा हुआ था, तो उसने शराब के नशे में गाड़ी चलाने का निर्णय लिया। नशे में गाड़ी चलाना जोखिम भरा होता है, और मनोज के लिए यह निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल साबित हुआ। रास्ते में पुलिस की चौकी पर उसे रोका गया। पुलिसकर्मी ने उसके ट्रक की जांच की और उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मनोज को अदालत में पेश किया गया और उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे जेल भेजने का फैसला किया गया। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर उसने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि कैसे उसकी लत ने उसे अपने परिवार और समाज से दूर कर दिया था, और अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से वापस लौटना बहुत कठिन था। जेल में बिताए गए समय में मनोज ने कई नई चीजें सीखी। उसने उन लोगों की कहानियां सुनी जो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उसने तय किया कि वह भी अपनी लत को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करेगा। मनोज ने जेल में एक सामाजिक कार्यकर्ता से मदद मांगी, जिसने उसे शराब छुड़ाने का वादा किया। उस कार्यकर्ता की मदद से उसने पुनर्वास केंद्र में अपना इलाज शुरू किया और धीरे धीरे शराब से छुटकारा पाया। अपने छूटने के बाद मनोज ने एक ट्रक चालक के रूप में अपनी नई शुरुआत की। उनकी पहली नौकरी के छूटने के बाद मनोज को एक कठिनाई का सामना करना पड़ा, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अपनी नौकरी छूटने के बाद मनोज ने कई रातों तक सो नहीं पाया। परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें बेचैन कर दिया, लेकिन उनके भीतर ये दृढ़ विश्वास था कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। एक दिन मनोज ने अपने दोस्तों से बातचीत की और ट्रक चालक के पेशे के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने देखा कि इस काम में न केवल एक स्थिर आय की संभावना थी, बल्कि भारत की विस्तृत सड़कों पर यात्रा करने का अद्वितीय अनुभव भी था। मनोज ने ट्रक चालक बनने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने पहले ड्राइविंग लाइसेंस नए सिरे से बनवाया और उसमें आवश्यक श्रेणियां जोड़वाईं। इसके बाद उन्होंने अपने गांव के पास के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में आवेदन किया, जहां उन्हें प्रशिक्षु के रूप में रखा गया। वहां उन्होंने कुछ महीनों में ही ट्रक चलाने की कला में महारत हासिल कर ली। शुरुआत में ट्रक चलाना उनके लिए कोई सरल काम नहीं था। लंबी यात्राएं, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और कड़ी मशक्कत के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनके परिश्रम का फल मिलना शुरू हुआ। उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत की वजह से कंपनी के मालिक और साथ ही कर्मचारियों के बीच उनकी एक अच्छी छवि बन गई। मनोज के जीवन ने अब एक नई दिशा पकड़ ली थी। उन्होंने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि गांव के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। इस बार उसने अपने परिवार और खुद के लिए एक साफ सुथरा जीवन जीने का प्रण लिया। गांव वाले भी उसके इस बदलाव से प्रभावित हुए और उसे प्रोत्साहित किया। पटना, रूप्सपुर शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब तस्करी के अनोखे तरीके सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रूप्सपुर पुलिस ने उजागर किया, जब एक ट्रक चालक आलू की आड़ में शराब की खेप ले जा रहा था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मामला तब सामने आया जब रूप्सपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक में आलू की बोरियों के बीच भारी मात्रा में अवैध शराब छुपाकर लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की और संदेह होने पर एक ट्रक को रोक लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को आलू की बोरियों के नीचे बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें मिली। ट्रक चालक की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई, जो बिहार के ही एक जिले का निवासी है। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर थाने लाया और गहन पूछताछ में उसने कबूल किया कि यह शराब बाहर से बिहार में सप्लाई करने के लिए लाई जा रही थी। पुलिस को शक है कि इस मामले में बड़े तस्कर भी शामिल हो सकते हैं। अब इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पहले दूध के टैंकर, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों और ट्रकों की गुप्त चैम्बर में शराब लाने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब आलू की बोरियों के बीच शराब छुपाने का नया तरीका देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तस्कर शराब की सप्लाई के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार चौकसी बरत रही है। रूप्सपुर थाने के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि आरोपी मनोज कुमार को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे जांच की जा रही है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शराबबंदी पर सवाल। हालांकि इस तरह के मामलों से बिहार की शराबबंदी नीति पर सवाल उठते हैं। तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को नई रणनीतियां अपनाने की जरूरत है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी हैरान हैं कि तस्कर किस तरह से नए नए उपायों के जरिए शराब की सप्लाई कर रहे हैं।
रूप्सपुर पुलिस की इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि शराब तस्करी रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। लेकिन ये भी सच है कि तस्कर लगातार नए नए तरीके ढूंढकर कानून को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले की आगे की जांच में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं और पुलिस इस पूरे गिरोह तक कैसे पहुंचती है। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। शहर की गलियों में इक्का दुक्का गाड़ियां ही दौड़ रही थीं। लेकिन सीमा के उस पार जंगल के अंधेरे में कुछ लोग बेहद सावधानी से एक गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि यह एक संगठित शराब तस्करी गिरोह था, जिसने पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नया तरीका अपनाया था। शराब की तस्करी ड्रोन से डिलीवरी। मनोज इस गिरोह का मास्टरमाइंड नई तकनीकों में माहिर था। उसने तस्करी के पुराने तरीकों को छोड़कर एक नया तरीका अपनाया था, ड्रोन डिलीवरी। उसने चीन से कुछ हाई कैपेसिटी ड्रोन मंगवाए थे जो 10-15 किलो तक का वजन आराम से उठा सकते थे। हर रात जब पुलिस की गश्त ढीली पड़ जाती, ये गिरोह सीमावर्ती इलाके में एक पुराने गोदाम से शराब की बोतलें ड्रोन में लोड करता और उन्हें जीपीएस निर्देशों के जरिए दूसरी तरफ भेज देता। ग्राहक पेमेंट पहले ही ऑनलाइन कर देते और जब ड्रोन उनकी छत पर शराब गिरा देता, तब सिग्नल देकर मनोज के लोग दूसरी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाते। दूध के टैंकर में शराब। ड्रोन के अलावा गिरोह ने दूध के टैंकरों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बाहर से देखने पर वे एकदम सामान्य दूध के टैंकर लगते, लेकिन अंदर से एक विशेष डिब्बे में शराब की पेटियां भरी होती। पुलिस जब भी चेकिंग करती, उन्हें केवल दूध नजर आता, क्योंकि ऊपर की परत में असली दूध भरा होता था। ऑनलाइन ऑर्डर और कोड वर्ड्स। मनोज ने एक नया डिजिटल तरीका भी अपनाया। वह टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑर्डर लेता और ग्राहकों को कोड वर्ड में शराब की ब्रांड्स बताई जाती। उदाहरण के लिए, अगर कोई किताब बोलता तो इसका मतलब होता कि उसे एक महंगी ब्रांड चाहिए, और कॉपी का मतलब सस्ती ब्रांड से होता। पैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए लिए जाते, जिससे पुलिस को ट्रांजैक्शन का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस की नज़र और गिरोह का खेल। हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से बेखबर नहीं थी। इंस्पेक्टर अर्जुन को शक हो गया था कि हाल ही में शराब की बिक्री बढ़ गई है, लेकिन पारंपरिक रास्तों से कोई तस्करी नहीं पकड़ी गई। उसने अपने कुछ मुखबिरों को लगाया और एक दिन उसे पता चला कि ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। अर्जुन ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सिपाहियों को रात में जंगल में छिपा दिया और जैसे ही ड्रोन उड़ने लगे, उन्होंने एक खास जाल का इस्तेमाल कर उन्हें पकड़ लिया। गिरोह को जब ये पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने तरीके बदल दिए और टैंकरों का इस्तेमाल बढ़ा दिया, लेकिन पुलिस ने भी उनकी इस चालाकी का तोड़ निकाल लिया। एक दिन जब एक टैंकर को चेकिंग के लिए रोका गया, तो अर्जुन ने दूध निकालकर टेस्ट करवाया, जिससे शराब की मौजूदगी का खुलासा हो गया। गिरोह के कई सदस्य पकड़े गए, लेकिन मनोज फरार हो गया। अब पुलिस मनोज की तलाश में थी। वह छिपकर अपने गिरोह को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश में था। लेकिन अर्जुन को पता था कि जब तक इस गिरोह का मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं जाता, तब तक ये खेल खत्म नहीं होगा। तो क्या पुलिस मनोज को पकड़ पाएगी, या वह फिर से एक नया तरीका निकाल लेगा? शनिवार की शाम नदौल बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने की तैयारी में थे और ग्राहक आखिरी समय की खरीदारी में व्यस्त थे। तभी अचानक बाजार में हंगामा होने की खबर फैलने लगी। लोगों ने देखा कि कुछ युवक शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज कर रहे थे और राहगीरों को परेशान कर रहे थे। कुछ दुकानदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे में चूर युवकों ने किसी की बात सुनने से इनकार कर दिया। वे सड़क पर नाचने लगे, चिल्लाने लगे और आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगे। बाजार में मौजूद लोग असहज महसूस करने लगे और कुछ ने पुलिस को सूचना देने के बारे में सोचा। इसी बीच एक युवक दौड़ता हुआ स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा। वह हड़बड़ाया हुआ था और जल्दी जल्दी बोल रहा था, साहब, नदौल बाजार में कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं, वहां जल्दी चलिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पुलिस ने युवक की बात को गंभीरता से लिया और तुरंत मौके पर पहुंचने की तैयारी करने लगी। जब पुलिस बाजार में पहुंची तो हंगामा कर रहे युवकों को पकड़ने लगी। उनमें से कुछ भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया और काबू में कर लिया। पुलिस जब मामले की पड़ताल करने लगी तो कुछ दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला कि जिस युवक ने सूचना दी थी, वह खुद भी नशे में था। उसकी आंखें लाल थीं और वह लड़खड़ा रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह अपनी बातों में उलझने लगा। पुलिस को शक हुआ और जब उन्होंने युवक की हालत देखी तो ये साफ हो गया कि वह खुद भी शराब के नशे में था। एक पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में उससे पूछा, तुमने ही हमें खबर दी थी और अब पता चल रहा है कि तुम खुद भी नशे में हो, यह क्या मामला है? युवक सकपका गया और बोला, साहब, मैं तो बस उधर से गुजर रहा था और मुझे लगा कि हंगामा हो रहा है,
तो मैंने सोचा कि पुलिस को बता देना चाहिए। पुलिस अधिकारियों ने युवक को बैठाया और उसके घर वालों को बुलाने की कोशिश की। बाजार में मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को बड़े ध्यान से देखा और अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण करने लगे। कुछ लोगों ने मजाक में कहा, यही तो असली मामला है, नशे में धुत आदमी को दूसरे नशे में धुत लोगों की हरकतें खराब लगने लगी। आखिरकार पुलिस ने सभी हंगामा करने वाले युवकों को हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने ले गई। सूचना देने वाले युवक को भी चेतावनी दी गई कि वह आगे से ऐसी हरकत न करे और नशे से दूर रहे। बाजार में धीरे धीरे शांति लौट आए और लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। सर्दियों की वह शाम कुछ अलग थी। बाजार में हलचल धीरे धीरे कम हो रही थी। दुकानदार अपनी दुकानें समेट रहे थे और लोग घरों की ओर बढ़ने लगे थे। चाय की एक छोटी सी दुकान के कोने में बैठे मनोज और अर्जुन अपनी चाय खत्म कर रहे थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन उनकी आदतें बहुत अलग थीं। अर्जुन एक मेहनती युवक था जो अपनी पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान देता था, जबकि मनोज गलत संगत में पड़कर नशे का आदी बन चुका था। मनोज अक्सर अपने दोस्तों के साथ गली के कोने पर बैठकर नशा करता और रात देर तक घर नहीं जाता। उसकी इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। कई बार उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। मनोज हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन मनोज उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता था। उस दिन बाजार में एक छोटी सी घटना घटी। रमेश नशे की हालत में था और एक दुकान से टकरा गया, जिससे दुकानदार का सारा सामान गिर गया। दुकानदार गुस्से में आ गया और उसने मनोज को डांटते हुए कहा, हर दिन तुम नशे में धुत रहते हो, क्या तुम्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं? आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने रमेश को सहानुभूति दी तो कुछ ने उसे कड़वी सच्चाई बताई। मनोज आगे आया और रमेश का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गया। उसने कहा, यार देखो, पूरा बाजार तुम्हें इस हाल में देख रहा है। तुम्हारी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या तुमने सोचा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा? मनोज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने देखा कि बाजार के सभी लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। दुकानों के शटर गिरने लगे थे और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। ये वही शांति थी जो मनोज के मन में कभी नहीं थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह इस अंधेरे रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसने धीरे से मनोज का हाथ पकड़कर कहा, मनोज, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे इस नशे से बाहर निकलना है। मनोज मुस्कुराया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें खुद भी मजबूत बनना होगा। उस रात मनोज अपने घर गया और पहली बार अपनी माँ के पैरों में सिर रखकर रोया। माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने आप को बदल सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो। अगले दिन से मनोज ने नशा छोड़ने की ठान ली। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए मुंबई के एक छोटे से इलाके से शुरू होती है, जहाँ रहने वाला मनोज बहुत ही शातिर दिमाग का व्यक्ति था। उसकी नज़रें हमेशा आसान पैसे की तलाश में रहती थीं, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़े, यह उसे पसंद नहीं था। उसने बच्चों को मोबाइल चोरी के धंधे में लगाने का एक खतरनाक तरीका खोजा। मनोज ने अपने छोटे मोटे चोरी के काम से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि अकेले काम करने से ज़्यादा फायदेमंद तो यही है कि वह बच्चों की एक छोटी सी गैंग बना ले। बच्चों को बहकाना आसान था और उन्हें संदेह से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मनोज ने अपने इलाके के गरीब और बेसहारा बच्चों को लक्ष्य बनाया। वह उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाता, अच्छे कपड़े, कैंडी, खिलौने और थोड़े बहुत पैसे। उसने उन बच्चों के माता पिता को भरोसा दिलाया कि वह बच्चों को काम देगा जिसमें वे अच्छे पैसे कमा सकेंगे। फिर उसने उनमें से कुछ को चुनकर प्रशिक्षण देना शुरू किया, कैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में जेब से मोबाइल निकालना है या कैसे किसी का ध्यान भटकाकर मोबाइल छीनना है। इसके एवज में मनोज बच्चों को हर महीने 15,000 रुपये देता था। बच्चों के लिए यह बड़ी रकम थी और उनकी इच्छाएं इसके चलते पूरी होती थी। मनोज ने बच्चों को यह न बताकर कि वह असल में चोरी कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक मस्ती भरे खेल के रूप में पेश किया। मुंबई पुलिस को हालांकि चोरी की घटनाओं में अचानक वृद्धि का आभास हो चुका था, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि इसके पीछे कौन है। इसी दौरान एक जागरूक निवासी ने एक बच्चे को चोरी करते हुए देखा और उसने पुलिस को अलर्ट कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे धीरे पूरी योजना का पर्दाफाश किया। उन्होंने बच्चों से बात करके शिवा तक पहुंचने की कोशिश की। बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर एक दिन पुलिस ने मनोज को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद वह इलाके के लोगों के सामने ला दिया गया और सबको उसके असली चेहरे का पता चला। मनोज के पकड़े जाने से बच्चों की जिंदगी और उनका भविष्य बच पाया। अब वे सही राह पकड़कर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। एक सुबह जब सूरज की किरणें आसमान में फैल रही थीं,
मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपनी नई कार लेनी चाहिए। मेरा दफ्तर घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था और मैं चाहता था कि यात्रा आरामदायक हो। मैंने सुना था कि अगर मैं सुबह के व्यस्ततम समय में निकलूं, तो मुझे वहां पहुंचने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। ये सुनिश्चित करता था कि काम पर पहुंचने के लिए समय पर निकलूं। सुबह 8 बजे मैंने अपनी कार स्टार्ट की और घर से बाहर निकल गया। पहले कुछ किलोमीटर पर सड़क पर सुनसान सी स्थिति थी। मुझे लगा कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं प्रमुख चौराहे पर पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वहां कारों की लंबी कतारें हैं। सभी लोग सुबह की भागदौड़ में थे और मुझे समझ में आ गया था कि मैं सही समय पर यात्रा नहीं कर रहा हूं। ट्रैफिक की भीड़ में मेरी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और 10 मिनट की यात्रा अब 20 मिनट में बदल गई थी। मैंने अपने चारों ओर देखा, कई लोग गाड़ी चला रहे थे, कुछ फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों और कुछ पुराने मॉडलों के साथ। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में अंधाधुंध सफर कर रहे थे और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए परेशान थे। सभी के चेहरे पर चिंता और जल्दी का भाव था। सड़क किनारे की दुकानों पर लोग चाय या नाश्ता ले रहे थे। ये देखकर मुझे विचार आया कि हम कितनी जल्दी में हैं, लेकिन वक्त का ध्यान नहीं रखते। मैं सोचने लगा कि क्या हम इस दौड़ में अपने जीवन के कुछ शांत पल खो रहे हैं। जब मैंने दफ्तर का गेट देखा, तब मुझे लगा कि मैंने बहुत समय बर्बाद किया है। 15 मिनट का जो लक्ष्य मैंने रखा था, वो अब 35 मिनट में बदल चुका था। मैं समझ गया कि मुझे अपनी यात्रा की योजना बदलने की आवश्यकता है। चाहे गाड़ी लेनी हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सही समय पर निकलना और ट्रैफिक की स्थिति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। व्यस्ततम इलाके में रहता था, जहां हर दिन सुबह और शाम ट्रैफिक की वजह से सड़कें जाम हो जाती थीं। आज भी कुछ अलग नहीं था। ऑफिस महज 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन राहुल को पता था कि उसे कम से कम 28 मिनट तो लग ही जाएंगे। वह सड़क पर निकला तो हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें दिखीं। कुछ लोग कार में बैठे बैठे अधीर हो रहे थे, तो कुछ बाइक वाले ट्रैफिक में से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रेड लाइट पर खड़े लोगों के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वे जल्दी में हैं, लेकिन मजबूरी में रुके हैं। मनोज ने सोचा, काश मैं किसी छोटे शहर में होता जहां इतनी भीड़ नहीं होती। उसे याद आया कि एक बार वह अपने दोस्त अमित से मिलने चेत्रई गया था। चेत्रई एक छोटा लेकिन खूबसूरत शहर था, जहां सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। वहां लोग पैदल चलने से बचते थे, शायद इसलिए कि शहर में सार्वजनिक परिवहन बहुत सीमित था और लोग अपने वाहन या रिक्शा का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अर्जुन ने बताया था, यहाँ लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते, भले ही दूरी कम हो। हर कोई बाइक, स्कूटी या ऑटो पकड़ना पसंद करता है। मनोज ने सोचा कि जयपुर और चेत्रई दोनों अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। एक जगह समय की बर्बादी ट्रैफिक की वजह से होती थी, तो दूसरी जगह लोगों की सुस्ती और सुविधा प्रियता उन्हें पैदल चलने से रोकती थी। सोचते सोचते मनोज ऑफिस पहुंच चुका था। उसने घड़ी देखी, 30 मिनट लग गए थे। जयपुर का ट्रैफिक फिर से जीत गया था। उसने मन ही मन सोचा, शायद मैं कभी चेत्रई जैसा शहर चुनूं, लेकिन तब क्या मैं पैदल चलना पसंद करूंगा। शहर चाहे कोई भी हो, हर जगह की अपनी चुनौतियां और सुविधाएं होती हैं। फर्क बस इतना है कि हमें उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। दुनिया के सबसे धीमी गति वाले शहर और यातायात की समस्या। सुबह का समय था, सूरज हल्का हल्का चमक रहा था, लेकिन शहर की सड़कों पर वही रोज की हलचल थी। गाड़ियों का लंबा जाम, हॉर्न की आवाजें और लोगों की बेचैनी। ये दृश्य किसी एक शहर का नहीं, बल्कि दुनिया के कई बड़े शहरों का है, जहां गाड़ियों की बढ़ती संख्या और सड़क पर भीड़भाड़ ने रफ्तार को लगभग थाम दिया है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और नकाता जैसे शहर इस समस्या से बुरी तरह जूझ रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इन शहरों में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन 30 मिनट या उससे ज़्यादा समय लग जाता है। खासकर पुणे, बेंगलुरु और नकाता जैसे शहर तो दुनिया की टॉप 10 सबसे स्लो मूविंग शहरों में गिने जाते हैं। क्यों होती है ये परेशानी? इस सुस्त रफ्तार का सबसे बड़ा कारण है शहरों की बढ़ती जनसंख्या और वाहन संख्या का अनियंत्रित विस्तार। हर साल लाखों लोग इन शहरों की ओर रोजगार और बेहतर जीवन शैली की तलाश में आते हैं, लेकिन सड़कों का विस्तार उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा जितनी तेजी से गाड़ियां बढ़ रही हैं। बेंगलुरु को ही लीजिए, आईटी हब होने की वजह से यहां हर दिन लाखों लोग दफ्तरों में आते जाते हैं। यहां ट्रैफिक की स्थिति इतनी खराब है कि कभी कभी मात्र 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। पुणे की सड़कों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। वहां का पुराना बुनियादी ढांचा और बढ़ती गाड़ियों की संख्या ट्रैफिक जाम को और बदतर बना देती है। क्या मुंबई और दिल्ली की स्थिति अलग है? अब सवाल आता है कि मुंबई और दिल्ली में तो सबसे ज्यादा कारें हैं, फिर वहां हालात थोड़े बेहतर क्यों हैं? इसका जवाब है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मुंबई में लोकल ट्रेनें शहर की लाइफलाइन हैं।
लाखों लोग हर दिन लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, जिससे सड़क पर ट्रैफिक का भार थोड़ा कम हो जाता है। वहीं दिल्ली में मेट्रो ट्रांसपोर्ट का अहम हिस्सा बन चुकी है, जो लोगों को जाम से राहत देने में काफी हद तक सफल रही है। समाधान क्या हो सकता है? अब सवाल ये है कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो, बस या लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल करें तो सड़क पर ट्रैफिक कम हो सकता है। कार शेयरिंग को बढ़ावा देना। ओला, उबर जैसी कैब शेयरिंग सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाने से एक ही वाहन में ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी। रोजगार के अवसरों का विकेंद्रीकरण। अगर नौकरी और ऑफिस केवल बड़े शहरों में ही सीमित न हो तो लोगों को इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक जाम कम हो सकता है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। कई देशों में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। भारत में भी इस तरह की स्मार्ट तकनीक अपनाई जा सकती है। साइकिल और पैदल यात्रा को प्रोत्साहित करना। कई देशों में छोटी दूरी के लिए साइकिल और पैदल चलने को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में भी अगर सुरक्षित साइकिल लेन और फुटपाथ बनाए जाएं, तो लोग इन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं। शहरों में ट्रैफिक की समस्या सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह लोगों की उत्पादकता, मानसिक शांति और पर्यावरण पर भी गहरा असर डालती है। अगर जल्द से जल्द इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में शहरों की रफ्तार और भी सुस्त हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने सफ़र की योजनाएं इस तरह बनाएं कि ट्रैफिक कम से कम प्रभावित हो और साथ ही सरकार भी ठोस कदम उठाए, जिससे सड़कें सिर्फ गाड़ियों से भरी न रहें बल्कि सुचारू रूप से चलती भी रहे। साल 2024 में मुंबई और दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज़ में भीड़भाड़ एक गंभीर समस्या बनकर उभरी। खासकर मुंबई में, जहां पहले से ही ट्रैफिक और भीड़ का स्तर अधिक था, इस साल स्थिति और बिगड़ गई। ये केवल एक ट्रैफिक समस्या नहीं थी, बल्कि इसका असर आम लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी पड़ा। भीड़भाड़ की मुख्य वजह तेजी से बढ़ती आबादी। मुंबई और दिल्ली में काम के अवसरों की वजह से हर साल लाखों लोग बसने आते हैं। 2024 में भी इस प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। अत्यधिक वाहन और ट्रैफिक। निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़कों पर ट्रैफिक जाम आम हो गया। मेट्रो, लोकल ट्रेन और बसों पर भी दबाव बढ़ता गया। निर्माण कार्यों की अधिकता। नए ब्रिज, फ्लाईओवर और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के कारण सड़कों पर जगह कम होती गई, जिससे जाम की स्थिति बनी रही। त्योहारों और छुट्टियों में भीड़, खासकर दिवाली, क्रिसमस और नए साल के दौरान मुंबई और दिल्ली की सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई। मुंबई की स्थिति। मुंबई की लोकल ट्रेनें पहले से ही दुनिया की सबसे भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में गिनी जाती हैं। 2024 में यह समस्या और भयावह हो गई। लोकल ट्रेनों में इतनी भीड़ हो गई कि कई बार दरवाजों पर लटककर सफ़र करना मजबूरी बन गया। बेस्ट बसों और ऑटो रिक्शा में भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया और बांद्रा-वली सी लिंक जैसी जगहों पर भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा रही। ऑफिस जाने वाले लोग भी हर दिन ट्रैफिक में घंटों फंसे रहते थे। दिल्ली की स्थिति। दिल्ली में हालात और भी जटिल थे। वहाँ ट्रैफिक के साथ साथ प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या बन गया। सर्दियों में स्मॉग और ट्रैफिक जाम ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। दिल्ली मेट्रो भी हद से ज़्यादा भीड़भाड़ वाली हो गई, जिससे आम लोगों के लिए सफ़र करना मुश्किल हो गया। चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जैसी जगहों पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोगों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ता था। वहीं आउटर रिंग रोड, आईटी और धौला कुआं जैसे इलाकों में हर दिन जाम लगना आम हो गया था। इस समस्या का समाधान क्या है? भीड़भाड़ की समस्या को हल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कुछ उपाय जो किए जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाना ताकि लोग निजी वाहनों का कम उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देना ताकि ऑफिस जाने वाले लोगों की संख्या कम हो। फ्लेक्सिबल ऑफिस टाइमिंग लागू करना ताकि एक ही समय पर सड़कों पर ज़्यादा भीड़ न हो। नए शहरों और छोटे शहरों के विकास पर ध्यान देना ताकि महानगरों पर बोझ कम हो। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़